लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और ऐसे में गाज़ीपुर की सीट बहुत ही अहम मानी जाती है और बेहद चर्चित सीट है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए, हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मुख्तार अंसारी की जो कस्टोडियल डेथ हुई है, वो इस समय गाज़ीपुर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे आरोप, कई सारे सवाल लोगों द्वारा भी खड़े किए जा रहे हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा भी खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी हैं, जो कि मौजूदा बसपा से सांसद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल जी, आपने हमें इस परिस्थिति में भी जो है वो मौका दिया बातचीत करने के लिए। बताइए क्या बात। हाँ, सांसद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी एक वीडियो क्लिप मुख्तार जी की डेथ से पहले का वायरल हो रहा है, जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है वो कुछ नशीला पदार्थ दिया जा रहा था, जिसका वो उनको सेवन कराया जा रहा था और जिसके कारण उन्हें उनकी मौत हुई है। हालांकि रिपोर्ट्स के जो पीएम की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें हार्ट अटैक बताया गया है और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन आपके अलावा जो और लोग हैं, गाज़ीपुर की जनता है और पूर्वांचल की जो जनता है, वो भी इस डेथ पर जो है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। कैसे देखते हैं और आपको कैसे महसूस हुआ कि उन्हें जो है वो नशीला पदार्थ दिया जा रहा था? देखिए, कई बार बताया जा चुका ये बात। ये स्वयं मुख्तार अंसारी ने ही बताया है कि उन्हें खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया। ये स्लो पॉइजन है और उसके वजह से उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। जहाँ तक सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की जो बात कही जा रही है, तो ये उसी जहर का ही परिणाम था। आप किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, उसका ही परिणाम होता है ये कि उसे हार्ट अटैक हो जाए, उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए। ये दिया ही जाता है जहर, ये जहर इसीलिए दिया ही जाता है जो स्लो पॉइजन है। ये भी बता रहे थे कि 40 दिन पहले भी जो है ऐसा कुछ हुआ था, उन्हें ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया था। मेरे बताने का क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा लगभग 1.5 महीना पहले एक बार और प्रयास हुआ था। इन लोगों ने बार बार हर जगह, हर स्तर पर कोर्ट में ये जवाब दिया है कि मुख्तार अंसारी को खाना चेक करके खिलाया जाता है, बड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इतने बंदी रक्षक, इतने डिप्टी जेलर, इतने जेलर, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में समय समय पर जब भी उनके जीवन को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने के सवाल पर कोई याचिका दाखिल की गई, कोई जवाब तलब हुआ, तो इन्होंने दिया है अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ इस पार्ट को हमारे मीडिया के भाई उनकी साजिश में होके उसको वो छुपा देते हैं, उस पर बात नहीं चलाते। मुख्तार अंसारी ने जब जिस न्यायालय की अभिरक्षा में हैं, उस न्यायालय को ही बता दिया है कि मुझे जहर दिया गया है, लिख करके भी दिया, मौखिक भी कहा। इस पहलू की आप जांच करिए अपने स्तर से, अगर सत्य खोज रही हैं तो, कि ज़्यादा दिन नहीं, इस मार्च के महीने में मुख्तार की वीडियोग्राफी के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किन किन न्यायालयों में, किन किन तिथियों में पेशी हुई है, बस इसका रिकॉर्ड मांग लीजिए उनसे। हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी न्यायालय में उनकी कोई डेट होती थी, तो अब उनको कहीं कोर्ट पे नहीं ले जाया जाता था, न कोर्ट उनको बुलाती थी। वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनका वकील खड़ा होकर के कोर्ट की कार्रवाई करता था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हाजिर रहते थे। सिर्फ इतना पता कर लीजिए, सारे भेद खुल जाएंगे कि मार्च के ही महीने में कब कब किन किन अदालतों में मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया, उस अवसर पर मुख्तार ने क्या कहा, उनकी तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में क्या लिख के दिया और कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। आखिरी मुलाकात आपकी मुख्तार जी से कब हुई थी? क्या बातचीत हुआ था आपका? 26 तारीख को, जब वो बिल्कुल
ख़राब हालत में थे। तो बांदा के जेल अधीक्षक ने स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको बांदा में मेडिकल कॉलेज है वहाँ एडमिट कराया था। क्रिटिकल पोजीशन होने की वजह से उनको आईसीयू में रखा गया था। ये 26 मार्च का घटनाक्रम है। बिल्कुल सुबह, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, तो यहाँ हमारे होम थाने से पुलिस के लोग आए, हमें जगाया गया, बताया गया कि आपके भाई की हालत चिंताजनक है। सुपरिटेंडेंट जेल बांदा ने एक रेडियोग्राम भेजा है और ये टेलीग्राम आपको रिसीव कराना है कि उनकी सूचना आपको दे दी गई और आप उनको जाइए। मैंने देखा वो 10-12 लाइन का रेडियोग्राम था, कापी मेरे पास है, मैं उसकी कापी उपलब्ध करा सकता हूँ। उसमें लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल पंजाब से हमारे जेल बांदा भेजे गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उत्तर प्रदेश की याचिका, सारी कहानी लिखते हुए निचोड़ ये लिखा गया है उनकी हालत चिंताजनक है, उनको एडमिट कराया गया है मेडिकल कॉलेज में, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। आप उनके भाई हो, उनके बेटे हो, उमर का नाम था, मेरा नाम था। ये सूचना दी जा रही है कि तत्काल आप वहाँ पहुँच करके उनका जो उपचार हो रहा है उसको देखें। अब ये खबर देख के हम लोग घबरा गए और तुरंत चल दिए वहाँ के लिए। 8 घंटे का सफ़र था, लगभग हम समझते हैं 12 के आसपास हम पहुँचे वहाँ। हमको फॉर्मेलिटी वगैरह दुनिया भर की हुई, लोग घबराने हुए थे। इस दरमियान में मेरी सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन पे वार्ता भी हुई, परमिशन मिलने उलने की बनाने के लिए। उन्होंने बताया कि साहब वो तो जेल मैनुअल से नहीं मुलाकात होगी, वहाँ तो हम परमिशन बना के भेजते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की इच्छा पे है कि वो मुलाकात कराए, कितनी देर कराए, कई लोगों की कराए। बहरहाल 5 मिनट का समय हमको बताया गया कि आप मिल सकते हैं। मैं गया, आईसीयू में मुख्तार बेड पे थे, पेट बहुत फूला हुआ था। देखते ही उन्होंने मुझसे यही कहा कि भैया इन लोगों ने जो जहर दिया मुझे खाने में, अब मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। मैं गिर के बेहोश हो गया था। ये महसूस हो चुका था मुख्तार जी को कि उनको कोई नशीला पदार्थ जो है स्लो पॉइजन जिसे आप लोग कह रहे हैं वो दिया जा रहा है। खाने में जहर, स्पष्ट रूप से खाने में जहर, स्पष्ट रूप से 19 तारीख के खाने में जहर, उसमें कोई इफ बट नहीं। उसी दिन से उन्होंने कहा और कोर्ट में उसी दिन में लिख करके एप्लीकेशन दी गई है, खाने में जहर वो स्लो पॉइजन है। एक जहर वो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि साइनाइड खिलाया होगा, वो तो ज़बान पे रख के स्वाद भी कोई नहीं बता सकता। और एक जहर वो भी है, आप किसी को जानते हो इसके एक्सपर्ट को, तो उससे मिलिए, बताएगा। 10 दिन से 15 दिन से 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और उससे मिलिए, वो खोल के बताएगा कि इसमें कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेल होगा, तो बताएगा। इस जहर के लक्षण यही हैं जो उन्हें हुआ। इसके आड़ में नहीं बच सकेंगे कि आप कार्डिया अरेस्ट हुआ, लेकिन कार्डिया अरेस्ट इसलिए हुआ कि उसको धीमा जहर खिलाया गया था। उसके जांच के लिए कोई कोशिश ये नहीं हुई। अब करा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं करा रहे होंगे तो हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से चाहेंगे कि इसमें आदेश हो, जांच हो। हर न्यायालय में अलग अलग जगह से वो खुद ही अभियोजन के लोग चाहते हैं कि कोई लिपापोती करने वाला आदेश हो जाए। एक जनरल हो जाता है किसी भी कस्टोडियल मौत में मजिस्ट्रेटियल जांच, एक जनरल ये हो जाता है कि न्यायिक जांच। इतने गंभीर मामले में साधारण तरीके से मजिस्ट्रेटियल और न्यायिक जांच से काम तो नहीं चलेगा। तो चूँकि आप भी सांसद हैं, पुराना राजनीति का भी एक्सपीरियंस रहा है आपको और तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस रहा है उम्र के साथ साथ, आपसे जानना चाहेंगे कि
आपके हिसाब से क्या इस पर कोई न्यायिक जांच की जा रही है? जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन। हम परिजनों को इस तरह की कोई सूचना नहीं है। मुख्तार बीमार हुए, एडमिट हुए, एक बार इसकी सूचना दी गई। 18.5 साल मुख्तार जेल में रहे हैं। 25 अक्टूबर 2005 को वो जेल गए थे और फिर अब 28 तारीख को डेथ के बाद 29 तारीख को उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करके वो लाश परिजनों को सौंप दी गई। इस दरमियान में एक ही अवसर था जब टेलीग्राम से सूचना किया गया कि आइए मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, सीरियस हैं। डेथ हो जाने के बाद की भी सूचना नहीं भेजी गई है। हम लोग टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए ये सूचना पा कर के भाग के गए हैं और वहाँ पोस्टमार्टम में कहा गया है कि इनका पोस्टमार्टम जिस हॉस्पिटल और जिन डॉक्टरों की पूरी तरह से संलिप्तता और संदिग्ध होना, उनका कैरेक्टर, इलाज में भी 4 बजे सुबह एडमिट होते हैं, गंभीर इतने हैं कि आईसीयू में इलाज हो रहा, 4 बजे शाम वापस जेल चले जाइए। ऐसा कहीं हुआ है दुनिया में? अकेला केस है ये। क्यों चले जाइए? जब कंप्लेन हो रही है कि ये जहर दिया गया, एक जेलर, 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड हो रहे हैं और लिखा जा रहा है क्यों सस्पेंड हुए, तो ये लोग मुख्तार अंसारी की पेशी में लापरवाही बरते। मुख्तार अंसारी तो 2 साल जब से यहाँ आए, एक बार सिर्फ एक अदालत में पेश करने के लिए ले आए गए, बाकी सारी अदालतों ने ये मान लिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, इनके वकील उपस्थित होकर कार्रवाई में भाग लें। तो ये आरोप कि इन लोगों की ड्यूटी थी और उनको पेशी में लापरवाही बरती, तो जब इसकी तह में जाके हमने छानबीन की तो पता ये चला कि जिस दिन मुख्तार को जहर दिया गया वो इस हालत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा असर था, इस हालत में नहीं थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तक जा सकें या ले जाए जा सकें। तो पेशी के समय जब कोर्ट ने पूछा कि हमने जिसको आपकी कस्टडी में दिया है वो कहाँ है, उसके नाम से पूछा मुख्तार कहाँ है, तो बताया गया कि अस्वस्थ हैं। और तो अस्वस्थ हैं तो सामने तो लाइए, तो नहीं सर वो आने की स्थिति में नहीं है। बैरिक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रूम में लाने की स्थिति में नहीं थे। इसका संज्ञान कोर्ट ने ले लिया। हर तारीख के बाद अगली जुडिशियल रिमांड जो बनती है वो मुल्जिम सामने होता है तभी बनती है। मुल्जिम की अनुपस्थिति की एप्लीकेशन पड़ती है तब बनती है, या जिसकी कस्टडी में है वो उस उपस्थिति को तस्दीक करता है तब बनती है। तो जेलर और डिप्टी जेलर ने बताया, कोर्ट ने अगली डेट लगाई लेकिन संज्ञान लेकर के आदेश कर दिया कि क्या है उसकी स्थिति और क्या उसका हो रहा है इलाज और क्यों ये सारी परिस्थितियाँ। मेरे सामने एक एप्लीकेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि उसको जहर दे दिया गया है। इस सब पे आप अपनी आख्या 2 दिन बाद प्रस्तुत करें। जब कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया तब 3 लोग सस्पेंड किए गए। सस्पेंड इसलिए किए गए कि तुम लोग उसी हालत में क्यों नहीं उसको किसी तरह ले आके वहाँ खड़ा बैठा दिए, दिखा दिए उसकी शक्ल या कुछ भी क्यों नहीं किए, इसलिए। और ये रहस्य बाहर कैसे चला गया, ताकि सवाल खड़े ना हो। हाँ, और ये रहस्य बाहर चला गया कि उसको जहर दिया गया है, कोर्ट के संज्ञान में चला गया, इसके लिए तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया। और जिस दिन 4 बजे सुबह 26 को एडमिट करते हैं, आईसीयू में इलाज करते हैं और 4 बजे शाम को वापस जेल भेज देते हैं और लिखते हैं डिस्चार्ज समरी पढ़िए उसकी, ये बिल्कुल फिट है। तो अगर फिट है तो फिर 2 ही दिन में ख़त्म कैसे हो गया, क्यों ले जाया गया, इसकी भी रहस्य पता लगा लिया।
ले इसलिए जाया गया कि 27 तारीख को फिर कोर्ट में, उसी कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। वही वीडियो, अगर वो नहीं आया वीडियो कॉन्फ्रेंस में तो फिर कोई और आर्डर न पास हो जाए। इसलिए मर रहा है तो मरे ना, उसको मारना ही तो मकसद है। इसलिए सारे डॉक्टर लिख दिए कि फिट है। मेडिकल कॉलेज में था, उसका लीवर नहीं टेस्ट हुआ, उसकी किडनी का टेस्ट नहीं हुआ, उसके अमाशय का टेस्ट नहीं हुआ, उसके पित्त का टेस्ट नहीं हुआ। क्या किया? अल्ट्रासाउंड कराया और क्या किया? एक्सरे कराया। वो फिट हैं। फिट है तो आप नहीं देखे होंगी, जो लोग देखे होंगे, वो मुख्तार कोई एक पर्सनालिटी थी। वो ऐसा थोड़ी था कि कोई मामूली चीज़ों से। जब वो हाई कोर्ट आए हुए थे लखनऊ, मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। हाँ, तो ये देखिए, जब पीएम हो रहा था उसके बाद पीएम के दौरान पेट फटने की बात कुछ डॉक्टरों ने कही थी कि अगर उन्हें पलटा जाएगा तो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि पीएम के समय बेटे ने उपस्थित होकर कहा कि पोस्टमार्टम करिए, लेकिन पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से करा दीजिए। क्या मुश्किल था? जिन डॉक्टरों का पूरा कैरेक्टर संदिग्ध है, वो मिले हुए हैं या डरे हुए हैं, उनको बेबस करके सब कुछ लिखवाया जा रहा। लिखो फिट है तो फिट लिख दे रहे हैं। वो उस डॉक्टर से पोस्टमार्टम में क्या उम्मीद थी? सिर्फ एक जगह ले आके सारे सब्जेक्ट को क्लोज किया जा रहा कि कार्डिया अरेस्ट हुआ। मैं तो कह रहा हूँ उसी जहर के वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ। अगर कार्डियक अरेस्ट है तो और ये साबित कर दूंगा कि कौन सा जहर है जिसको खिला दिया जाए तो जिसको खिलाया गया है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और वो क्या क्या होगा, लीवर फट जाएगा या कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जनाजे में काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी और यहाँ की जो ज़िला अधिकारी थी उनसे मिट्टी की समय जो मुख्तार जी की मिट्टी होनी थी उस समय आपकी कुछ तू मैम हुई थी, वो वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रही है। उसको बहुत, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आगे जैसी स्थिति आएगी देखा जाएगा। इन लोगों ने जैसे ही ये खबर फ्लैश होने लगी कि डिक्लेयर किया गया कि मुख्तार का निधन हो गया है, तो चप्पे चप्पे पे फोर्स लगा दी गई और कोशिश की गई कि लोग घबरा के, डर के कोई कहीं आए जाए ना। जो प्रस्तुत किया जाता रहा है, ख़ास तौर से शासन सरकार की मंशा के अनुसार मीडिया के माध्यम से, तो वो उनकी छवि को बहुत ही दुर्दांत बना करके प्रस्तुत किया जाता रहा। धरातल पर क्या है, ये यहाँ जो अधिकारी हैं उनको उसका पता है। तो इन लोगों ने तो बहुत कोशिश की, पूरे पूर्वांचल में रेड अलर्ट घोषित करके, नाके नाके, चप्पे चप्पे पे फोर्स लगा करके उन लोगों ने कोशिश की कि वो बिल्कुल ऐसा कर्फ्यू जैसा आलम कर दिया जाए कि कोई ना आए ना जाए। ये रोचक तथ्य है कि प्राचीन बाज़ार है यूसुफपुर, गल्ला मंडी है और बिहार के बॉर्डर का बहुत मशहूर गल्ला मंडी और मार्केट है। ये 2 दिन तक पूरी मार्केट बंद रही। जैसे ही यह खबर फ्लैश हुई उसी समय सारे बाज़ार की दुकानें बंद हुई। दूसरे दिन पूरा दिन बंद रही, तीसरे दिन पूरा दिन बंद रही। मिट्टी हो जाने के बाद भी दुकानें नहीं खोला किसी भी व्यापारी ने, और 3 दिन के बाद तो दुकानें खुली। अब प्रशासन इस गलतफहमी में था कि हमने नक्के नक्के पे फोर्स लगा दिया है, कोई आए जाएगा नहीं। परिजन इस दुख की घड़ी में खुद ही निढाल थे उनके गम में। किसी को आवाहन थोड़ी किया गया कि आप आइए, न कोई आवाहन पे किसी के जनाजे और मिट्टी और शव यात्रा और दाह संस्कार में नहीं जाता। हमने कहा था और आपको फिर कहता हूँ कि व्यक्ति क्या था, क्या आप उसको
दुनिया को बताते दिखाते रहे, लेकिन ये जो अंतिम यात्रा होती है वही जीवन की कमाई के रहस्य का पर्दा उठाती है। मुख्तार अंसारी की जो अंतिम यात्रा थी, सारे तरह के रुकावटें, प्रतिबंध और बाधाएं खड़ी करने के बाद भी जो जनसैलाब था जनता का, उसको देख के प्रशासन के लोगों को डांट पड़ रही होगी, आकाओं से उनको गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो उस तरह की परिस्थितियां थी, गुस्सा था, गुस्से में धमकी भी थी। हम तो खुद ही, हमारा भाई दुनिया से चला गया, ऐसे हालात में चला गया, हम हाय हाय करते रह गए, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते रह गए, शासन सरकार पूरी तरह से एक मिली भगत से सब कुछ कार्रवाई कर दी गई। अपराधियों को बचाने के लिए, अपने चहेते ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के रक्षा के लिए मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा के हैसियत से न्यायालय में गवाही न करे, ये इस घटना अंजाम दे दिया गया। तो हम तो मर्माहत थे, और ऐसे में धमकाया गया तरह तरह से। तो उस छोड़िए, उस खट्टी यादों को मैं ताज़ा नहीं करना चाहता, मैं अपने ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता हूँ। भगवान सद्बुद्धि दे, और कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, लोगों के नज़र में मुख्तार अंसारी एक मसीहा के रूप में थे। हमने जो सर्वे किया उसमें भी हमें यही चीज़ जो दिखाई पड़ी, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है वो मसीहा थे, हमारे देवता थे। लेकिन कानून और सरकार के नज़र में वो एक अपराधी थे, एक माफिया थे, एक गुंडे थे। आप सुनिए, कानून और सरकार की नज़र में और मीडिया की नज़र में यही तो बनाया गया था उसका। मुख्तार के ऊपर अनेकों बार हत्या करने की नीयत से हमला किया गया। आप ये तो कहेंगे मुख्तार माफिया डॉन थे, आप एक को बार नहीं कहेंगे कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो योगी आदित्यनाथ के चहेते अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, जो दाऊद इब्राहिम के साथ भी को अक्यूज्ड हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको आप शंकराचार्य डिक्लेयर कर दीजिए। समस्या ये है कि आम जनमानस में किसी को कोई तकलीफ थी ही नहीं मुख्तार से। ये गुंडे बदमाश मवाली जो भाड़े पे हत्या करते हैं, आप दिखाते हैं एक बार भी कि अफजाल अंसारी पे भी कभी हमला हुआ? 2 मई 1991 में कुंडेसर में मेरी गाड़ी चुनाव प्रचार से लौट रही थी, मैं विधायक था, चुनाव होने वाला था, और यहीं कुंडेसर में मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया। ये सेना के रिटायर कैप्टन हैं जगन्नाथ सिंह, करमचंदपुर के प्रधान हैं कमला सिंह, ये सुरेंद्र राय, कॉमरेड सुरेंद्र राय मुड़ेरा के सम्मानित कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, ये सब उसमें शहीद हुए, मारे गए, मैं बच गया। इस घटना का वर्णन मत कीजिएगा, लोग जानेंगे, सोचेंगे। उसरी में मुख्तार जा रहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सैकड़ों राउंड गोली बर्स्ट, एकदम AK-47 लेके ब्रजेश त्रिभुवन हमला कर दिए पूरी गैंग के साथ। उनका सरकारी गनर माना गया रामचंद्र प्रदीप, उनका साथी रुस्तम उर्फ बाबू मारा गया। उस गोलीबारी में जवाब में जो बचाव में की गई फायरिंग थी, उसमें एक हमलावर भी वहीं मौके पर मारा गया जिसके पास से कार्बाइन राइफल बरामद हुई। लेकिन नाम आया मुख्तार अंसारी का, हथियार बरामद हुए मुख्तार अंसारी के पास AK-47, ऐसा आरोप लगाया गया। आप नहीं जाननी, ऐसा आरोप भी नहीं है, ऐसा आरोप नहीं है। मुख्तार अंसारी ही वादी मुकदमा है, ऐसा आरोप नहीं। ये आप नया कहानी बना रही हैं, बना दीजिए इसको भी। मेरे सुनने में आया, मैं 1-2 चैनलों में मैंने देखा कि उस तरीके से जो है ये कोई नहीं, ये कोई ऐसी घटना नहीं है। आप किसी और घटना से इसको कनेक्ट कर रही हैं। मैं उसरी कांड कर रहा हूँ 15 जुलाई सन 2001 की। इन घटनाओं को कर रहा हूँ जिसको आपको छुपाने के लिए कहा गया है कि इनका वर्णन ना आए। 2 मई सन 1991 की, इसलिए इस घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि आप छिपाइए और दूसरी घटना बतियाइए।
आपने इल्ज़ाम वाली जो बात कही मुख्तार अंसारी पे कृष्णानंद राय हत्याकांड का इल्ज़ाम है, तो वो घटना 29 नवंबर 2005 की है। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, मैं बात कर रहा हूँ 91 की। आप उसको ले आके उसमें कनेक्ट कर रही हैं। जिस दिन कृष्णानंद राय की हत्या की भी घटना हुई है, इल्ज़ाम मुख्तार पे आया, लेकिन मुख्तार 35 दिन पहले से गाजीपुर जेल में बंद था। साजिश रचा है उसने, साजिश रच के कराया है, ये इल्ज़ाम आया। AK-47 बरामद हुई है, ये हुई, अपने तरफ से आप लोग बनाते हैं, बनाते रहिए। एक छुरी, एक कैंची भी बरामद नहीं हुई। सर मैं यही तो बोली कि आरोप लगाया गया। आरोप भी नहीं है, ये आप बना रही, ये आरोप भी नहीं है। इसको बताइए, दिखा दीजिए, कोई बताता हो तो। जो आदमी 35 दिन पहले से जेल में है, उसके आरोप लगने से क्या बेकार की बात है। उन तथ्यों को, उन घटनाओं को जिसको छुपाने के लिए है, जब उसका वर्णन शुरू किया जाएगा तब मीडिया बदल के इधर उधर नई नई कहानी बताने लगता है। आप कहना चाहते हैं कि अब तो मुख्तार चला गया, अब तो वो साधु था कि फकीर, वो क्या था, माफिया था या मसीहा था, अब तो वो चला गया। उसका फैसला तो उसके कर्मों का ऊपर वाला करेगा। अब तो दुनिया में उनकी यादें छूट गई। आपने देखा नहीं, आप आए नहीं, तमाम वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए। उसकी यात्रा के लिए क्या कोई रैली बुलाई गई थी अंतिम यात्रा के लिए? हैं? उसमें क्या उसकी जात और कौम ही के लोग थे? हैं? नहीं। तो फिर किसी और की यात्रा कवर करना, फिर बताना कि क्या वजह थी। पैमाना यही है कि क्या तुम्हारी कमाई है, वो तुम्हारी अंतिम यात्रा में दिखाई गई है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? वो प्रत्याशी घोषित किया है, हम प्रत्याशी कह सकते हैं। अब आप एक ही में सारी चीज़ों को मत लपेटिए। हम लोग इस वक्त मरमाहत हैं, राजनीति से नहीं 50 साल से कर रहे हैं। इनका 10वें का फातिहा उतिया हो जाएगा, उसके लिहाज से हम फिर उसमें सक्रिय होंगे। लेकिन उस सवाल पे आप हमारी क्रिया प्रतिक्रिया क्या पूछ रहे हैं? हमने तो उसको वेलकम किया है कि कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने हमको इस लायक समझा कि वो ये भरोसा किए और अपने पार्टी का कैंडिडेट बनाने के लिए हमारा लिस्ट में नाम दिया। मैं वेलकम करता हूँ उसका। इसमें प्रतिक्रिया कौन देगा? बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया पूछिए जाके भाजपा से कि आज तक कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाई। हमसे क्यों प्रतिक्रिया पूछेंगे आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। ठीक है। तो देखिए, आप थे हमारे साथ मुख्तार अंसारी जी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो कि बसपा से सांसद हैं और मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी से गाज़ीपुर से हैं, जिन्होंने तमाम सारी बातें जो है वो मुख्तार अंसारी की मौत पर भी बताया और साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत पर आरोप लगाए गए और उसकी जांच किस तरीके से हो रही है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आगे और क्या कुछ आगे करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।